हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जैक-स्टेट पाथवे। ये सेल सिग्नलिंग का पार्ट नंबर 14 है। इससे पहले मैं 13 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक सेल सिग्नलिंग के 13 पार्ट कवर नहीं किए हैं, वो लोग चैनल के अंदर जाकर सबसे पहले कवर कर लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट, सेल सिग्नलिंग के रिसेप्टर वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि रिसेप्टर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर, यानी ऐसे रिसेप्टर जो कि सेल के सरफेस पर प्रेजेंट रहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। एक होते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, यानी कि विद इन द सेल, सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो इन दोनों तरह के रिसेप्टर के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये जो सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, जिसमें जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर आता है, एंजाइम लिंक रिसेप्टर आता है, आयन चैनल लिंक रिसेप्टर आता है। तो जो जीपीसीआर है, यानी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, उस रिसेप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पाथवेज थे वो सब मैं कवर कर चुका हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइम लिंक रिसेप्टर के बारे में। ये जो जैक-स्टेट पाथवे आता है, ये एंजाइम लिंक रिसेप्टर के अंदर आता है। अब यहाँ पर थोड़े से बेसिक स्ट्रक्चर को समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं डायरेक्टली पाथवे को कवर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एंजाइम लिंक रिसेप्टर के बारे में थोड़ा बहुत जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो अभी तक प्रोवाइड नहीं की है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं उसको प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। देखिए स्टूडेंट, एंजाइम लिंक रिसेप्टर के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो 2 तरीके से रिसेप्टर से लिंक रहते हैं, जुड़े रहते हैं, या आप कह सकते हैं एसोसिएट रहते हैं। पहला है इंट्रिंसिक एक्टिविटी विद रिसेप्टर, यानी यहां पर क्या होता है, जैसे मैं इस रिसेप्टर का एग्जांपल देकर थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। जैसे ये जो रिसेप्टर है, ये इसका इंट्रासेल्युलर डोमेन है और ये है एक्स्ट्रा सेल्युलर डोमेन। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल का बाहर वाला जो पार्ट है वो एक्सटीरियर पार्ट है, यानी ये है एक्स्ट्रा सेल्युलर डोमेन और ये है इंट्रासेल्युलर डोमेन। तो इंट्रासेल्युलर जो डोमेन होता है एंजाइम लिंक रिसेप्टर के केस में, कभी कभी क्या होता है कि इनका इंट्रासेल्युलर डोमेन इटसेल्फ एंजाइम एक्टिविटी करता है, यानी खुद से ही ये एंजाइम एक्टिविटी करता है। दूसरा है स्टूडेंट एसोसिएटेड विद रिसेप्टर, यानी कि इस केस में क्या होता है कि जो रिसेप्टर से एंजाइम एसोसिएट रहता है। तो यानी कि 2 प्रकार के एंजाइम लिंक रिसेप्टर हुए। एक में हमने क्या देखा कि जो रिसेप्टर का इंट्रासेल्युलर डोमेन है वो इटसेल्फ एंजाइम एक्टिविटी करता है। दूसरे केस में क्या होता है कि जो रिसेप्टर है उससे एंजाइम लिंक रहे या एसोसिएट रहे, या आप कह सकते हैं जुड़ा रहे। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के एंजाइम लिंक रिसेप्टर होते हैं। स्टूडेंट, जिस प्रकार से आपने देखा था कि जीपीसीआर में सिग्नलिंग चलती है, लिगेंड आकर के रिसेप्टर से बाइंड करता है और फिर उसके बाद डाउनस्ट्रीम प्रोसेस चलता है, ठीक उसी प्रकार से एंजाइम लिंक रिसेप्टर में भी सिग्नलिंग चलती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले लिगेंड आकर के बाइंड करता है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्मिक जो डोमेन होता है उसमें चेंज होता है रिसेप्टर के। देन उसके बाद आप देखेंगे डाउनस्ट्रीम एरिया में मेनी टारगेट प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं अकॉर्डिंग टू लिगेंड मैसेज, यानी कि लिगेंड ने क्या मैसेज लेकर आया है। फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है और प्रोटीन फॉर्म होता है। तो जैक-स्टेट पाथवे के मैकेनिज्म को समझाने से पहले स्टूडेंट मैं इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर को आपको समझाना चाहूंगा, जिससे कि मैकेनिज्म आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम है, जिसमें आप देखेंगे लिपिड की बाइलेयर है। इसके बाद इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आप लोग देखेंगे तो ये रिसेप्टर मौजूद है, जिसे हम बोलेंगे साइटोकाइन रिसेप्टर। साइटोकाइन रिसेप्टर का ये जो है एक्सटीरियर पार्ट है, या आप इसे बोल सकते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर डोमेन, और ये इसका जो है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है जो कि इस मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। इसके बाद ये जो अंदर वाला पार्ट है जो कि साइटोसोलिक पार्ट है, इसको हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर डोमेन। ठीक है, तो ये है इसकी रिसेप्टर की स्ट्रक्चर। जैक-स्टेट पाथवे के अंदर यही स्ट्रक्चर हमें समझना इंपॉर्टेंट था। इसके बाद अगर हम देखें किसी भी पाथवे के अंदर एक लिगेंड होता है, तो लिगेंड का काम करता है यहाँ पर साइटोकाइन, और जो रिसेप्टर होता है वो है साइटोकाइन रिसेप्टर। और इसमें जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है, यानी जो सिग्नल आता है जिसे हम लिगेंड बोलते हैं, जो कि इस पूरे पाथवे को इनिशिएट करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है साइटोकाइंस, राइट। इसके बाद जो उसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है वो होता है स्टैट, जो कि साइटोसोल के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। स्टैट के अगर आप लोग ध्यान से स्ट्रक्चर देखें तो इसमें SH2 डोमेन होता है जो कि बाइंडिंग में मदद करता है स्टूडेंट। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्टैट है ये साइटोसोल के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में इस समय प्रेजेंट है।
ठीक है, एक्टिवेट कब होगा वो हम मैकेनिज्म के अंदर देखेंगे। इसके बाद आप लोग देखेंगे इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो स्टेट है, और रेस्पॉन्स जो होता है यानी कि इस पूरे जैक स्टेट पाथवे का रेस्पॉन्स क्या होगा। अगर हम इस पाथवे के रेस्पॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो जैसे प्रोलिफरेशन होता है, अपोप्टोसिस होता है, इम्यून सेल डेवलपमेंट होता है, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इस तरह से प्रोसेस के अंदर इंक्लूडेड है। ये जो जैक होता है स्टूडेंट, इसकी फुल फॉर्म है जेनस काइनेज। काइनेज से आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो है फॉस्फोराइलेशन कर सकता है, इसके अंदर एबिलिटी है किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल को फॉस्फोराइलेट करने की। देन ये 4 प्रकार का होता है, जैसे कि जैक 1, जैक 2 या जैक 3, टायरोसिन काइनेज 2, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ये जो स्टेट होता है, अगर मैं स्टेट की फुल फॉर्म की बात करूं तो स्टेट की फुल फॉर्म होती है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये भी जो है 6 प्रकार का होता है, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट 5 है, इस प्रकार से स्टेट 6। तो ये 6 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आप लोग जैक स्टेट पाथवे को एक स्टेप बाय स्टेप में समझना चाहते हैं तो बेसिकली देखिए क्या होता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर सबसे पहले जो लिगेंड होता है जिसे हम साइटोकाइन बोलते हैं, साइटोकाइन में भी जैसे फॉर एग्जांपल इंटरफेरोन्स होते हैं, इंटरल्यूकिन्स होती हैं, इस तरह से जो साइटोकाइंस होते हैं वो आकर के इस रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। वो आकर के इस रिसेप्टर से बाइंड करेंगे जिसका नाम है साइटोकाइन रिसेप्टर। अब जैसे ही इस रिसेप्टर से बाइंड करेंगे तो इसकी जो इंट्रा सेलुलर डोमेन है उसके अंदर चेंज आता है, और ये दोनों के दोनों जो साइटोकाइन रिसेप्टर है ये दो है पास आ जाते हैं, ठीक है। इनका हो जाता है डाइमराइजेशन। साइटोकाइन रिसेप्टर के डाइमराइजेशन के बाद ये जो दोनों के दोनों जैक प्रोटीन्स है ये बहुत ही क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ जाते हैं, बहुत ही पास पास आ जाते हैं। अब जैसे ही जैक प्रोटीन्स आपस में क्लोज आते हैं, बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, तो इनके बीच होता है क्रॉस फॉस्फोराइलेशन, या जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉस्फोराइलेशन। ये दोनों के दोनों जो जैक प्रोटीन है एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट करते हैं। तो डायग्राम सेकंड के अंदर आप लोगों ने कौन कौन से चेंजेस नोटिस किए स्टूडेंट। सबसे पहले साइटोकाइन लिगेंड साइटोकाइन रिसेप्टर से आकर बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद साइटोकाइन रिसेप्टर आपस में पास पास आ जाते हैं, क्लोज प्रोक्सिमिटी में पास पास आ जाते हैं। इनका हो जाता है डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन के बाद ये जो जैक मॉलिक्यूल हैं जो कि इस रिसेप्टर से एसोसिएटेड हैं, इनके बीच हो जाता है क्रॉस फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ये एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट करते हैं, इसे हम ट्रांसफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो जैक प्रोटीन है ये इसको फॉस्फोराइलेट करेगा, और ये जो जैक प्रोटीन है ये इसको फॉस्फोराइलेट करेगा, तो इसे कहा जाता है क्रॉस फॉस्फोराइलेशन। तो यदि आप फर्स्ट डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप नहीं आपको दिखाई देगा और ना ही यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप दिखाई देगा, लेकिन फॉस्फोराइलेशन के बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी फॉस्फेट ग्रुप दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद स्टूडेंट थर्ड स्टेप में जो जैक मॉलिक्यूल है ये एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि इसका फॉस्फोराइलेशन हो चुका है। एक्टिवेट होने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था इसकी स्ट्रक्चर के अंदर कि ये जो साइटोकाइन रिसेप्टर होता है इसमें टायरोसिन रेजिड्यू प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो जैक मॉलिक्यूल है ये एक्टिवेट होने के बाद इस टायरोसिन जो रेजिड्यू है इसको भी फॉस्फोराइलेट कर देता है। अब जैसे ही टायरोसिन रेजिड्यू का फॉस्फोराइलेशन होता है यानी कि इस पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो यहाँ पर एक बाइंडिंग साइट, एक डॉकिंग साइट मौजूद हो जाती है। उसी डॉकिंग साइट की वजह से जो साइटोप्लाज्म में मौजूद जो स्टेट प्रोटीन होता है जो कि इस समय इनएक्टिव स्टेज में है, ये जा करके इसके साथ बाइंड कर जाता है, राइट। वो जा करके जो टायरोसिन रेजिड्यू है रिसेप्टर का उससे जो है बाइंड कर जाता है। तो आप लोग डायग्राम नंबर 4 में ध्यान से देखेंगे तो ये जो साइटोसोल के अंदर मौजूद जो इनएक्टिव स्टेट प्रोटीन था ये अपने इस SH2 डोमेन की मदद से जा करके इस टायरोसिन रेजिड्यू जो कि रिसेप्टर साइटोकाइन रिसेप्टर का ही एक हिस्सा है उसी से जाकर ये बाइंड कर जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये जो स्टेट प्रोटीन होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट रहता है, अगर ये जो टायरोसिन रेजिड्यू है ये ऑलरेडी पहले से ही फॉस्फेट ग्रुप इस पे अटैच रहता है तो ये डायरेक्टली जाकर के इससे अटैच हो जाता है, राइट। ये अपनी SH2 डोमेन की मदद से डायरेक्टली यहाँ पर बाइंड कर सकता था, लेकिन यहाँ पर हमें स्टेप से गुजरना पड़ा। यहाँ पर जो जैक का क्रॉस फॉस्फोराइलेशन हुआ उसी की वजह से यहाँ पर जो टायरोसिन रेजिड्यू है वहाँ पर एक डॉकिंग साइट या बाइंडिंग साइट बनी, अदरवाइज यहाँ पर बाइंडिंग साइट मौजूद नहीं थी। अगर टायरोसिन रेजिड्यू में बाइंडिंग साइट पहले से ही मौजूद होता तो ये जो इनएक्टिव स्टेट प्रोटीन है ये अपनी SH2 डोमेन की मदद से जाकर इस पे बाइंड कर जाता, राइट। लेकिन यहाँ पर बाइंडिंग साइट बनाने के लिए ये सब प्रोसेस हुआ, ये जो जैक का क्रॉस फॉस्फोराइलेशन हुआ यहाँ पर वो सिर्फ इसीलिए हुआ ताकि यहाँ पर बाइंडिंग साइट या डॉकिंग साइट प्रोवाइड हो जाए ताकि ये जो स्टेट प्रोटीन है ये अपनी SH2 डोमेन की मदद से जाकर इससे बाइंड हो सके, राइट। तो फोर्थ स्टेप में आप लोग सिंपली देखेंगे स्टूडेंट, ये जो स्टेट प्रोटीन है ये अपने SH2 डोमेन की मदद से
टायरोसिन रेजिड्यू से बाइंड कर जाता है। बाइंड करने के बाद आप लोग सिंपली देखेंगे ये जो स्टेट प्रोटीन का जो SH2 डोमेन है इसमें भी टायरोसिन रेजिड्यू प्रेजेंट रहता है, जैसा कि आप लोगों ने साइटोकाइन रिसेप्टर के अंदर देखा था कि इसमें टायरोसिन रेजिड्यू प्रेजेंट होता है। तो ठीक इसी प्रकार से SH2 डोमेन में जो टायरोसिन रेजिड्यू प्रेजेंट है इसका भी फॉस्फोराइलेशन होता है। तो फोर्थ डायग्राम के कंप्लीट स्ट्रक्चर में आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो साइटोकाइन रिसेप्टर है इससे जैक मॉलिक्यूल भी बाइंड है, साथ में स्टेट प्रोटीन भी अपने SH2 डोमेन के साथ बाइंड है। ठीक है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर में क्या दिखाया गया है, स्टेट प्रोटीन जो होता है ये एसोसिएट हो जाता है, ठीक है, और फिर उसका हो जाता है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन होने के बाद ये जो है डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट होने के बाद ये जो है इसका जो है डाइमराइजेशन हो जाता है। स्टेट प्रोटीन का जब डाइमराइजेशन होता है तो ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद अब आप लोग डेफिनेटली इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये जो पूरी सिग्नलिंग चली, इन सभी सिग्नलिंग का पर्पस क्या था, ताकि स्टेट प्रोटीन को डाइमराइज किया जा सके, उसे एक्टिवेट किया जा सके, जो कि साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी मौजूद था लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में था। तो यानी ये जो पूरी सिग्नलिंग का पर्पस था इसको एक्टिवेट करना। स्टेट प्रोटीन का जब डाइमराइजेशन होता है तब ये एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पर ये पूरी तरह से डाइमर की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो डाइमर है ये दो प्रकार का हो सकता है, हेटेरोडाइमर, होमोडाइमर। हेटेरोडाइमर कब होता है, जब दो डिफरेंट टाइप के स्टेट प्रोटीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, यानी कि ये डिफरेंट तरह के होते हैं। अगर सेम टाइप के होंगे तो होमोडाइमर बनेगा, अगर डिफरेंट टाइप के स्टेट प्रोटीन्स होंगे तो वो जो है हेटेरोडाइमर बनेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाएगा तो एक्टिवेट होने के बाद ये ट्रांसलोकेट हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एंटर करने के बाद ये जो हमारा स्टेट डाइमर होता है जो कि एक्टिवेट होता है, ये जो है डीएनए के साथ बाइंड करता है, डीएनए के साथ और जो अदर रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ बाइंड करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इंड्यूस करता है ताकि हमें प्रोटीन्स के फॉर्म में आउटकम या रेस्पॉन्स मिल सके। ठीक है, तो आप लोग सिंपली देख सकते हैं स्टेट बाइंड सीक्वेंस, ये जो है कहाँ पर बाइंड करेगा, जो स्टेट बाइंडिंग सीक्वेंस होगा वहीं पर जाकर बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद सिंपली आप लोग देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और हमें रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट, इस पूरे जैक स्टेट पाथवे के अंदर सिंपली आप लोगों ने क्या देखा, साइटोकाइन जो लिगेंड होता है वो साइटोकाइन रिसेप्टर से आकर बाइंड करता है, देन उसके बाद आप लोग देखेंगे इसके साइटोप्लाज्मिक डोमेन में चेंजेस आते हैं और ये बिल्कुल पास आ जाते हैं, बिल्कुल क्लोज प्रोक्सिमिटी में। पास आने के बाद ठीक है इनका डाइमराइजेशन हो जाता है। उसके बाद जो जैक मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस फॉस्फोराइलेट करते हैं। ठीक है, इनका हो जाता है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन होने के बाद ये जो है टायरोसिन रेजिड्यू को भी फॉस्फोराइलेट करते हैं, जिससे कि यहाँ पर डॉकिंग साइट या बाइंडिंग साइट बन जाती है। और ये जो स्टेट प्रोटीन है जो कि साइटोसोल में प्रेजेंट रहता है, ये अपने SH2 डोमेन की मदद से जाकर के उस बाइंडिंग साइट पर बाइंड कर जाता है। बाइंड करने के बाद इसका जो टायरोसिन रेजिड्यू है ये भी फॉस्फोराइलेट हो जाता है, और इसके फॉस्फोराइलेट होते ही ये जो है डिसोसिएट हो जाएगा। पहले तो एसोसिएट हुआ था, फिर उसके बाद डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट होने के बाद ये जो है साइटोप्लाज्म के अंदर डाइमर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसका हो जाता है डाइमराइजेशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि डाइमर दो तरह के हो सकते हैं, होमोडाइमर और हेटेरोडाइमर। हेटेरोडाइमर मैंने आपको बताया था कि अगर डिफरेंट तरह के जो स्टेट प्रोटीन्स होंगे, जैसे स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, अगर ये डिफरेंट टाइप के होंगे तब तो हो जाएगा हेटेरोडाइमर। अगर सेम टाइप के होंगे जैसे कि स्टेट 1 और स्टेट 1 हो तो ये बिल्कुल सेम टाइप के स्टेट प्रोटीन है, तो ऐसे में होमोडाइमर बनेगा। तो यहाँ पर स्टेट प्रोटीन का जो डाइमर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद ये जो है ट्रांसलोकेट हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसलोकेट होने के बाद ये जो है डीएनए से बाइंड करता है, साथ में जो अदर जो जीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती है उनके साथ बाइंड करता है। देन ये जो है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इंड्यूस करता है, जिससे कि प्रोटीन्स के फॉर्म में हमें रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो यही था स्टूडेंट जैक स्टेट पाथवे, जिसको आप लोग सिंपली याद कर सकते हैं, या फिर आप लोग इस डायग्राम को ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो स्टूडेंट डायग्राम है, अगर आप लोग उसको 2-3 बार ध्यान से देखेंगे तो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एग्जाम टाइम में आपको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग इस डायग्राम को देख लीजिए, आपको ये पूरा पाथवे एकदम से याद आ जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। अगर आपका कोई भी डाउट हो जैक स्टेट पाथवे से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।